चलिए, एकदम शुरुआत में ना एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अच्छा, कैसा प्रयोग? बिना अपने होठों को एक दूसरे से छुलाए प बोलने की कोशिश करते हैं। प अ प नहीं, ये तो असंभव है। होंठ छुए बिना प की ध्वनि तो निकल ही नहीं सकती। बिल्कुल। और यहीं से हमारी आज की इस गहन चर्चा का दरवाजा खुलता है। सही कहा। जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की बात करते हैं, जैसे कि यूपीएसआई या यूपी पुलिस, तो अक्सर लगता है कि बस मोटी मोटी किताबें हैं। हाँ, और बस रटने वाले तथ्य हैं। ये एक बहुत ही आम धारणा है कि व्याकरण या भाषा विज्ञान केवल नियमों को रटने का नाम है। राइट। मतलब लोगों को लगता है कि इसमें कोई रोमांच नहीं है। एकदम सही बात है। लेकिन हमारे पास आज MR7 क्लासेस के YouTube लेक्चर्स और कुछ बहुत ही गहराई से तैयार किए गए नोट्स का एक शानदार सेट है। हाँ, पहली नजर में कोई भी देखेगा तो उसे लगेगा कि ये तो हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों की एक सूखी सी सूची है। हाँ, बोरिंग सी लिस्ट। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम इसके भीतर उतरते हैं तो पता चलता है कि ये कोई रटने वाली सामग्री नहीं है। राइट। तो आइए इसे समझते हैं। ये दरअसल मानव शरीर रचना यानी हमारी एनाटॉमी और ध्वनि विज्ञान, जिसे हम एकॉस्टिक्स कहते हैं, उसका एक बेहद सटीक नक्शा है। बहुत ही खूबसूरत 3D नक्शा है ये। राइट। तो आज का हमारा विषय है हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा केवल अक्षरों की गिनती के बारे में नहीं है। हाँ, हम आज उस क्या से आगे बढ़कर क्यों और कैसे की तलाश करेंगे। ये भाषाओं के निर्माण के पीछे छिपे विज्ञान को समझने की एक यात्रा है। बिल्कुल। ये देखना सचमुच विस्मयकारी है कि कैसे ध्वनि को इतनी वैज्ञानिक सटीकता के साथ श्रेणीबद्ध किया गया था। तो चलिए बिल्कुल नींव से शुरू करते हैं, क्योंकि किसी भी विशाल इमारत को समझने के लिए उसके बुनियादी ढांचे को समझना तो जरूरी है। सही बात है। हमारे सामने जो नोट्स हैं वे बहुत स्पष्ट करते हैं कि व्यंजनों के 3 मूल भेद होते हैं: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ये 3 श्रेणियां पूरे ध्वनि तंत्र का मतलब एक तरह से आधार है। अगर हम इन तीनों को समझ लें तो भाषा का पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाता है। तो इन तीनों में जो सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो है स्पर्श व्यंजन। हाँ, सबसे बड़ी कैटेगरी। नोट्स बताते हैं कि का से लेकर मा तक कुल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। राइट। और इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। बिल्कुल। लेक्चर में से 25 वर्णों का आवर्त सारणी मॉडल या मैट्रिक्स मॉडल कहा गया है। हाँ, एक 5x5 का ग्रिड। राइट, 5 गुणा 5 का ग्रिड। ये मुझे बहुत आकर्षित करता है। क्या मैं इन 25 स्पर्श व्यंजनों के इस ग्रिड को मुंह के अंदर काम करने वाला एक ध्वनि के कीबोर्ड की तरह देख सकते हैं? कीबोर्ड? हाँ, जैसे हर पंक्ति मुंह के एक अलग हिस्से को ट्रिगर करती है, बिल्कुल एक पियानो की अलग-अलग कुंजियों की तरह। कीबोर्ड की उपमा कुछ हद तक ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम इसे किसी विंड इंस्ट्रूमेंट या बांसुरी की तरह सोचें तो ये ज्यादा सटीक होगा। अच्छा, बांसुरी की तरह? हाँ, क्योंकि यहाँ हवा का प्रवाह मुख्य भूमिका निभाता है। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि जब इन ध्वनियों का उच्चारण होता है तो जीभ मुंह के भीतर के अलग-अलग हिस्सों को सचमुच स्पर्श करती है। मतलब सच में छूती है? बिल्कुल, और एक रुकावट पैदा करती है। ये कोई मनमाना नाम नहीं है, ये पूरी तरह से एनाटॉमी है। तो ये ग्रिड काम कैसे करता है? ये एक क्रमिक यात्रा है, भीतर से बाहर की ओर। भीतर से बाहर? हाँ, जैसे जब क वर्ग बोला जाता है तो ध्वनि बिल्कुल गले से आती है। क, हाँ, गले से आ रही है। फिर च वर्ग के लिए जीभ थोड़ा आगे आकर तालू को छूती है। च, राइट। उसके बाद ट वर्ग में मूर्धा का इस्तेमाल होता है। ता वर्ग में जीभ सीधे दांतों से टकराती है। ता, हाँ, एकदम दांत पर। और अंत में प वर्ग तक आते आते हम मुंह के एकदम बाहरी हिस्से यानी होठों तक पहुंच जाते हैं। अरे वाह! गले से होठों तक का ये सफर एक परफेक्ट डिजाइन है। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा रोकना होगा आपको। जी, बताइए। आपने अभी मूर्धा कहा। हाँ, मूर्धा। मतलब तालू समझ में आता है, दांत समझ में आते हैं, होंठ भी दिखते हैं, लेकिन ये मुर्दा असल में मुंह के अंदर है कहाँ? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। अगर हम अपनी जीभ को दांतों के ठीक पीछे मुंह की छत की ओर ले जाएं, तो वहाँ एक खुरदुरा, थोड़ा कठोर सा हिस्सा महसूस होता है। अच्छा, दांतों के ठीक ऊपर वाला हिस्सा? हाँ, तालू थोड़ा पीछे और मुलायम होता है, लेकिन दांतों के ठीक पीछे का वो कठोर उभार ही मूर्धा कहलाता है। ओके। जब कोई ट बोलता है
तो जीभ की नोक ठीक उसी खुरदुरे हिस्से पर टकराती है। अरे हाँ, ट बोलते समय जीभ वहीं जा रही है। बिल्कुल। ये तो सचमुच मुंह के अंदर की एक भौगोलिक यात्रा हो गई। है ना? और इसके बाद जो दूसरी मूल श्रेणी है वो है अंतस्थ व्यंजन। नोट्स के मुताबिक ये 4 हैं: य, र, ल, व। हाँ, इनके बारे में लिखा है कि ये भीतर से उच्चारित होते हैं। राइट। अंतस्थ शब्द का अर्थ ही है बीच में स्थित या भीतर स्थित। अच्छा। जैसे हमने देखा स्पर्श व्यंजनों में जीभ मुंह के किसी हिस्से को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है, हाँ, एकदम रास्ता बंद कर देती है। लेकिन अंतस्थ ध्वनियों के उच्चारण में वायु का प्रवाह बहुत ही सहज होता है। मतलब कोई रुकावट नहीं। कोई कठोर ब्लॉकेड नहीं होता। ये स्वरों और व्यंजनों के बीच के एक कड़ी की तरह काम करते हैं। समझ गया। और फिर तीसरी मूल श्रेणी है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। बिल्कुल। ये भी 4 हैं: श, श, स और ह। नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये वायु के घर्षण से उत्पन्न ध्वनियां हैं। घर्षण यानी रगड़। हाँ, और ऊष्म का सीधा सा मतलब तो गर्मी होता है, राइट? बिल्कुल सही। और यहीं पर भौतिक विज्ञान लागू होता है। कैसे? जब श या ह का उच्चारण होता है तो मुंह के अंदर से निकलने वाली हवा को एक बहुत ही संकरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। अब जाहिर है, जब हवा किसी संकरी जगह से जबरदस्ती निकलेगी तो घर्षण पैदा होगा। हाँ, फ्रिक्शन होगा। और विज्ञान का बुनियादी नियम है कि जहां घर्षण होगा वहां ऊर्जा और ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न होगी। इसीलिए इन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ये तो कमाल का मैकेनिज्म है ना? मतलब बोलते समय हम अपने मुंह में छोटे छोटे हीटर्स चला रहे हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये तो हो गए 3 मूल भेद: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। राइट। कुल मिलाकर 35 वर्ण। हाँ, ये एक पूरा सिस्टम लगता है अपने आप में। बिल्कुल है। लेकिन नोट्स आगे बताते हैं कि व्यंजनों के कुल भेद 5 माने जाते हैं। हाँ, मुख्य 3 है पर कुल 5 है। तो अगर इन 3 में सब कुछ कवर हो ही गया, मतलब रुकावट, सहज प्रवाह और घर्षण, तो फिर और क्या बचा है? ये ब्रह्मांड और कैसे फैल रहा है? जैसे जैसे हम बुनियादी ढांचे से आगे बढ़ते हैं ना, ध्वनियों की जटिलताएं और शारीरिक गतियां भी बढ़ती हैं। अच्छा। मूल 3 के साथ 2 और श्रेणियां जुड़ जाती हैं, संयुक्त और उत्क्षिप्त। संयुक्त या जटिल व्यंजन तो समझ में आते हैं। ये 4 होते हैं: श, त्र, ज्ञ और श्र। ये लॉजिकल लगता है कि 2 अलग अलग ध्वनियों को मिला दिया तो एक नई जटिल ध्वनि बन गई। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद जो 5वां भेद है, उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन, जिनमें ड़ और ढ आते हैं, यहाँ मामला थोड़ा उलझ जाता है मेरे लिए। ऐसा क्यों? तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब जब ड़ और ढ सुनने में और देखने में लगभग सामान्य स्पर्श व्यंजनों ड और ढ जैसे ही लगते हैं, तो इन्हें उत्क्षिप्त की बिल्कुल अलग श्रेणी में क्यों रखा गया है? ये भेदभाव क्यों है? यहाँ हमें सिर्फ ध्वनि पर नहीं, बल्कि अपनी एनाटॉमी और शारीरिक गतियों पर ध्यान देना होगा। एनाटॉमी पर? हाँ, उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर की ओर फेंका हुआ या झटके से गिराया हुआ। अच्छा। जब ड़ या ढ का उच्चारण होता है तो अपनी जीभ के मूवमेंट को महसूस कीजिए। उड़ो, ढो। हाँ, जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को छूती है, मुड़ती है और फिर एक जोरदार झटके के साथ नीचे गिरती है। झटके के साथ? हाँ, एकदम एक स्प्रिंग की तरह। ऑलराइट। स्पर्श व्यंजनों में जीभ बस एक जगह छूती है और हट जाती है, लेकिन उत्क्षिप्त में एक बहुत ही सक्रिय, अधिक ऊर्जा वाली भौतिक क्रिया होती है। जैसे जीभ से कोई प्रहार किया जा रहा हो। एकदम सही शब्द है, प्रहार। इसीलिए इन्हें ताड़नजात यानी ताड़न या प्रहार से जन्मा हुआ भी कहा जाता है। क्या बात है! इस सूक्ष्म शारीरिक झटके को पहचानना और इसके लिए एक अलग श्रेणी बनाना, ये दर्शाता है कि भाषा का वर्गीकरण कितनी बारीकी से किया गया है। ये तो गजब का ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल। मतलब हमारे पूर्वजों ने सिर्फ आवाज नहीं सुनी, जीभ की इस पूरी जिम्नास्टिक्स को भी महसूस किया है। हाँ, और बहुत गहराई से अध्ययन किया है। और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीट कोड दिया गया है हमारे नोट्स में। क्या है वो? नोट्स चेतावनी देते हैं कि यदि इन 2 उत्क्षिप्त व्यंजनों ड और ढ को 25 मूल स्पर्श व्यंजनों में मिला दिया जाए तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 27 मानी जाती है। राइट। यूपीएसआई और यूपी पुलिस जैसी परीक्षाओं में ये एक क्लासिक फंदा होता है, जहां छात्रों को मूल 25 और कुल 27 के बीच फंसाया जाता है। हाँ, ये तकनीकी बारीकी ही परीक्षा में सही और गलत जवाब का अंतर तय करती है। बिल्कुल।
अब जब हमने जीभ के झटके और इस जिम्नास्टिक्स की बात कर ही ली है, तो आइए इस वायु प्रवाह और कंपन की माइक्रो इंजीनियरिंग में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। चलिए। नोट्स ने ध्वनियों को कुछ बहुत ही विशिष्ट सूक्ष्म श्रेणियों में भी बांटा है। सबसे पहले है पार्श्विक व्यंजन, जो केवल एक है, ल। राइट। इसमें लिखा है कि हवा जीभ के बगल यानी पार्श्व से निकलती है। ल का उच्चारण अपने आप में वायु गतिकी यानी एरोडायनामिक्स का एक शानदार उदाहरण है। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक तस्वीर बन रही है। कैसी तस्वीर? क्या हम पार्श्विक यानी ल को किसी तेज बहती नदी के बीच में रखे एक बड़े पत्थर की तरह सोच सकते हैं? अच्छा। हाँ, मतलब पानी जिसे हम यहाँ हवा मान लेते हैं, वो पीछे से आता है, पत्थर यानी जीभ से टकराता है, और जब उसे सामने से रास्ता नहीं मिलता तो वो उसके दोनों किनारों से बहकर निकल जाता है। ये उपमा एकदम सटीक है। सच में? बिल्कुल, जीभ सामने से पूरा रास्ता ब्लॉक कर देती है, लेकिन हवा को बाहर निकलने के लिए एक वैकल्पिक बाईपास दे देती है। बाईपास, हाँ। और इसकी ठीक बाद आता है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, जो है र। हाँ। इसके उच्चारण में जीभ में कंपन या वाइब्रेशन होता है। राइट। तो क्या हम इसे ऐसे सोच सकते हैं कि जीभ के ऊपर कोई छोटा सा भूकंप आ गया हो? भूकंप? मतलब एक निरंतर और तेज कंपन? भूकंप कहना शायद थोड़ा अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि भूकंप अनियंत्रित होता है और हर दिशा में तबाही मचाता है। हाँ, ये भी है। र का कंपन बहुत ही नियंत्रित होता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इसे ऐसे सोचना ज्यादा सटीक होगा कि बहुत तेज हवा में कोई झंडा फड़फड़ा रहा है। झंडा फड़फड़ा रहा है? अरे वाह! हाँ, वायु का दबाव जीभ की नोक को लगातार ऊपर नीचे फड़फड़ाने पर मजबूर कर देता है। ये हवा के दबाव और जीभ के लचीलेपन का एक परफेक्ट बैलेंस है। झंडे का फड़फड़ाना, हाँ, ये र बोलते समय बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है ना? ये वाकई में दिमाग घुमा देने वाला है कि एक छोटे से मुंह के अंदर इतना कुछ हो रहा है। बिल्कुल। और ये सूक्ष्म श्रेणियां यहीं खत्म नहीं होती। और भी है? हाँ, MR7 क्लासेस के लेक्चर में अर्ध स्वर की भी बात की गई है। हाँ, य और व। राइट। ये स्वर और व्यंजन के बीच की सीमा रेखा पर खड़े हैं, एकदम बीच में। इसके अलावा एक बहुत ही दिलचस्प श्रेणी है कर्कश या कठोर व्यंजन। इसमें ट वर्ग के पहले 4 वर्ण आते हैं, ट, ठ, ड, ढ। हाँ। इन्हें कठोर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ को बहुत सख्त होना पड़ता है। अच्छा। जब वो मूर्धा पर प्रहार करती है तो वो प्रहार बहुत कड़ा होता है और हवा का जो प्रवाह टूटता है वो बहुत उग्र होता है। ध्वनिकी के नजरिए से इसी उग्रता के कारण इनकी ध्वनि कानों को थोड़ी भारी, रूखी और कठोर लगती है। समझ गया। और इसकी ठीक विपरीत एक और श्रेणी है स्पर्श संघर्षी या सप्रवाह व्यंजन। राइट। इसमें च वर्ग के पहले 4 वर्ण हैं, च, छ, ज, झ। इनमें लिखा है कि स्पर्श के साथ घर्षण और प्रवाह होता है। यहाँ तंत्र थोड़ा अलग तरीके से काम कर रहा है। कैसे? जब च बोला जाता है तो जीभ तालु को छूती तो है, यानी स्पर्श करती है। हाँ। लेकिन जब वो वहां से हटती है तो वो ट की तरह एकदम झटके से नहीं हटती। अच्छा, धीरे से हटती है। वो थोड़ी देर वहां टिकती है और हवा एक बहुत ही पतले से रास्ते से रगड़ खाती हुई, संघर्ष करती हुई एक प्रवाह के साथ बाहर निकलती है। इसलिए ये स्पर्शी भी है और संघर्षी भी। ऐसा लगता है जैसे मुंह के अंदर एक पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा काम कर रहा है। बिल्कुल सही उपमा है। और हर अक्षर के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ। कहीं हवा का बाईपास है, कहीं झंडे जैसा फड़फड़ाना है, तो कहीं कठोर प्रहार है। एकदम सही। चलिए अब इस गहन चर्चा के अंतिम और मेरे हिसाब से सबसे हैरान करने वाले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। वर्णमाला हमेशा से एक बहुत ही स्थिर चीज लगती है ना? हाँ, लोगों को ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है कि ये गणित के पहाड़ों की तरह है जो कभी नहीं बदलते। लेकिन हमारे नोट्स कुछ ऐसे अपवाद, गणितीय सूत्र और नए जोड़ों की बात करते हैं जो इस पूरी धारणा को ही तोड़ देते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले है काकल्य व्यंजन, जो है ह। वहां से उच्चारित होता है। काकल यानी हमारे स्वर यंत्र या लैरिंग्स का सबसे निचला हिस्सा। अच्छा। जब ह की ध्वनि निकलती है तो मुंह के अंदर जीभ या होंठ कोई रुकावट पैदा नहीं करते। हाँ में तो मुंह एकदम खुला रहता है। बिल्कुल। यह ध्वनि सीधे हमारे गले की गहराइयों से उठती है। यह मानव शरीर की सबसे प्राथमिक ध्वनियों में से एक है। क्या बात है। इसके बाद नोट्स में एक बाकायदा गणितीय सूत्र दिया गया है। गणित का सूत्र? हाँ, द्वित्व या द्विगुणी व्यंजन का सूत्र। अच्छा, वो ये है आधा अक्षर प्लस पूरा अक्षर बराबर द्वित्व। जैसे नोट्स में उदाहरण दिया है, आधा च और पूरा चा दोनों मिलकर बने बच्चा शब्द का चा। हाँ,
ये तो एकदम अलजेब्रा लग रहा है यार। मतलब भाषाओं में ऐसे गणितीय सूत्रों की क्या जरूरत है? भाषाओं में ना अपना एक अंतर्निहित गणित और लय होती है। अच्छा। जब एक ही ध्वनि को बिना स्वर के यानी आधे रूप में और फिर तुरंत स्वर के साथ यानी पूरे रूप में दोहराया जाता है तो वो द्वित्व कहलाता है। राइट। इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना जरूरी है। ये भाषा में एक स्पीड बम्प की तरह काम करता है। स्पीड बम्प? हाँ, जैसे जब बच्चा बोला जाता है तो उस आधे चौ पर आवाज एक माइक्रोसेकंड के लिए रुकती है। बच्चा? हाँ, रुकती तो है। और फिर पूरे चौ के साथ बाहर आती है। ये रुकावट शब्द को एक खास वजन और बल देती है। स्पीड बम्प? ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का, है ना? आवाज को थोड़ा रोकना और फिर धकेलना। और अब वो चीज जिसने मुझे नोट्स में सबसे ज्यादा चौंकाया। वो क्या है? एकदम अंत में एक नया विशिष्ट व्यंजन दिया गया है, र। र, हाँ। इसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा वर्णमाला में जोड़ा गया है। बिल्कुल। एक वर्णमाला में एक बिल्कुल नया अक्षर। मुझे हमेशा लगता था कि वर्णमालाएं तो सदियों पहले किसी पत्थर पर उकेड़ दी गई थी। हाँ, ये एक आम सोच है। और उनमें आप कोई नया अक्षर नहीं आ सकता। तो ये ड़ कहाँ से आ गया? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भाषाएं मृत स्मारक हैं। भाषाएं कोई रुकी हुई नदी नहीं है। वे जीवित संस्थाएं हैं जो समय के साथ सांस लेती हैं, लोगों के साथ यात्रा करती हैं और विकसित होती हैं। मतलब इवॉल्व होती हैं। बिल्कुल। ये ड़ ध्वनि मराठी, राजस्थानी और कुछ दक्षिणी भारतीय भाषाओं में बहुत आम है। हाँ, मैंने सुना है। जैसे जैसे लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ये ध्वनियां हिंदी में भी घुल मिल रही हैं। राइट। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा ड़ को आधिकारिक रूप से जोड़ना यह साबित करता है कि ध्वनियों का विकास और उनका वर्गीकरण कोई इतिहास की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये विज्ञान आज भी जिंदा है और काम कर रहा है। तो ये पूरी चर्चा असल में हमें क्या सिखाती है? अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा का सार निकालें तो वो ये है कि हिंदी व्यंजन केवल अक्षरों का एक स्थिर समूह या परीक्षा के लिए रटने वाली कोई सूची नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कंपन, वायु प्रवाह, घर्षण और एनाटॉमी का एक 5x5 का वैज्ञानिक मास्टरपीस है। एकदम सही कहा आपने। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक ऐसा अद्भुत नमूना है जिसे हम हर दिन हर पल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। हाँ, भाषा एक जीता जागता टूल है और इसका डिजाइन पूरी तरह से भौतिकी और शरीर विज्ञान के नियमों पर आधारित है। तो श्रोताओं के लिए आज का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि अगली बार जब कोई भी शब्द बोला जाए, चाहे वो किसी से बात करना हो या सिर्फ मनी मन कुछ पढ़ना हो, तो एक पल के लिए रुकें। हाँ, थोड़ा ध्यान दें। महसूस करें कि कैसे मुंह के अंदर कितनी सटीकता से ये पूरा भौतिक तंत्र काम कर रहा है। बिल्कुल। कैसे एक र के लिए जीभ हवा में फड़फड़ाती है, कैसे प के लिए होठ मिलते हैं और कैसे बच्चा बोलते समय वो स्पीड बम्प आता है। राइट। ये हर इंसान के अंदर चल रहा एक दैनिक चमत्कार है। और इसी दैनिक चमत्कार के संदर्भ में मैं एक नए और गहरे विचार के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। हमने अभी देखा कि कैसे भाषाएं जीवित हैं और कैसे अलग-अलग भाषाओं के मेलजोल के कारण हाल ही में लॉ को वर्णमाला में एक नई ध्वनि के रूप में मान्यता मिली है। हाँ, हमने बात की इस पर। तो जरा सोचिए, आज की इस तेज डिजिटल दुनिया में जहां इंटरनेट के जरिए दुनिया भर की अनगिनत भाषाएं, बोलियां और उच्चारण रोज आपस में टकरा रहे हैं और मिल रहे हैं, हम रोजमर्रा की बातचीत में अनजाने में ऐसी कौन सी नई ध्वनियां पैदा कर रहे हैं? अरे वाह, ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये संभव है कि आज इंटरनेट की किसी चैट या वीडियो में हम कुछ ऐसे नए घर्षण या कंपन इजाद कर रहे हों जो शायद अगले 50 सालों में एक बिल्कुल नए व्यंजन के रूप में इसी वैज्ञानिक वर्णमाला में अपनी स्थायी जगह बना लें? क्या बात है। श्रोताओं के लिए वाकई में सोचने वाली